Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर की बिगिनिंग करने वाले हैं, दैट विल बी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, मीन्स किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया गया और एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल तक पहुँचे। तो जनरली एक्चुअल में ये सिचुएशन कब की है, तो हम बात करेंगे नियर अबाउट 1800 सेंचुरी। जब 1800 सेंचुरी में क्या हुआ कि एलिमेंट ऑलमोस्ट 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 31 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और अब इन 31 एलिमेंट्स और लगातार डिस्कवरी में अंडर डिस्कवरी एलिमेंट्स थे। तो हर एलिमेंट्स की एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की स्टडी करना बड़ा टिपिकल हो रहा था, बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही थी। तो उस समय एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का ट्राई किया। क्लासीफाई करने का मतलब सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक साथ रखकर उनकी एक साथ स्टडी करने का ट्राई किया। और उन्होंने जो कंसेप्ट दिया, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि उन्होंने तीन सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करने का ट्राई किया और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया दैट विल बी ट्राइड। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि वो क्या था, ट्राइड का कंसेप्ट दिया। अब ये जो ट्राइड का कंसेप्ट दिया, ये कौन से साइंटिस्ट थे, तो सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था डॉबरनेयर। और इन्होंने जो साइंटिस्ट ने जो कंसेप्ट दिया था वो था ट्राइड, तो इनका पूरा नाम पड़ा डॉबरनेयर ट्राइड। डॉबरनेयर को ट्राइड को स्टार्टिंग से लेने से पहले सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी क्लासीफाई द एलिमेंट्स। आपके एनसीईआरटी में भी ये इनिशियली फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने की नीड ही क्यों पड़ी। तो वाई डू वी क्लासीफाई द एलिमेंट, तो देखिए किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटीरियल को, किसी भी ब्रांच को या किसी भी कंडीशन को और जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि हम उसकी क्या कर लें, सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर द सिस्टमेटिक स्टडी एंड ईजी टू स्टडी, यानी उसकी स्टडी आसानी से हो जाए और सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप हो जाए। तो इसीलिए हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन हमारे स्कूल्स में भी होता है। देखिए हमारा स्कूल पूरा क्लासिफाइड है, कैसे, विंग्स में क्लासिफाइड है, जूनियर विंग्स, सीनियर विंग्स, है ना। आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ देखते हैं जूनियर विंग्स, सीनियर विंग्स, है ना, किंडरगार्टन। और उसके बाद फिर विंग भी फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, 11th का सेक्शन, 11th A, 11th B, 11th C समथिंग जो भी है, फिर 12th A, 12th B, 12th C और 9th 10th। तो क्लासेस में पहले तो क्या हुआ, स्कूल किस में फर्दर क्लासिफाइड हुआ, विंग्स में, विंग्स फर्दर क्लासिफाइड हुआ क्लासेस में, क्लासेस फर्दर क्लासिफाइड हुई सेक्शंस में। ठीक है, तो कितने तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ। इसी तरीके से आप स्कूल में लाइब्रेरी में देखते हैं, लाइब्रेरी में नियर अबाउट एक नॉर्मल लाइब्रेरी में 10,000 के आसपास बुक होती ही होती हैं और इससे ज़्यादा भी होती हैं। अगर 10,000 बुक्स को मैं एक जगह इकट्ठा करके यहाँ डाल दूँ और आपसे कहूँ ज़रा 12th की मैथ्स की बुक लेके आओ, तो क्या होगा, हो सकता है आपको मिले ही ना, और हो सकता है मिलने में कई घंटे लग जाएं या पूरा दिन लग जाए, तो और तब तक स्कूल की बेल बज जाए। लेकिन जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या ऐसी सिचुएशन मिलती है आपको? नहीं, आपको क्लासिफाइड लाइब्रेरी मिलती है। क्लासिफाइड लाइब्रेरी का मतलब आप जब लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो प्रॉपर वहाँ पर शेल्फ बने होते हैं और अलग अलग शेल्फ में अलग अलग क्लासेस के लेवल्स लगे होते हैं, 11th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास। अब अगर आपसे कहा गया है कि 12th की बुक लाओ तो आप किसी 6th की तरफ थोड़ी जाएंगे, आप किधर जाएंगे, जहाँ पर लेबल लगा हुआ है 12th क्लास का। 12th क्लास के वहाँ जाएंगे, आप वहाँ आप देखेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स, ये वो सब कुछ लगा होगा, और आप कहाँ देखेंगे, मैथ्स वाले सेक्शन में। अब मैथ्स वाले सेक्शन में भी अगर आपको पर्टिकुलर राइटर की, तो राइटर्स वाइज की ये वाली बुक्स तो इस राइटर की हैं, ये इस बुक राइटर की हैं, इस बुक राइटर की हैं, तो जो आपको चाहिए वो। तो अब कितना ईजी हो गया कि आप सीधे लाइब्रेरी में गए और आपने देखा 12th की बुक कहाँ है, शेल्फ कहाँ है। 12th की ओर गए तो आपने देखा कि 12th में मैथ्स कहाँ है, मैथ्स में देखा तो फिर आपने जिस राइटर को देखा था वो कहाँ, और ईजिली बुक ले ली। तो क्यों आपको ईजिली मिल पाई, जल्दी आपका टाइम बच गया और आपको जल्दी से मिल गई, उसका रीज़न था ऑलरेडी क्लासिफिकेशन। तो कभी भी कहीं भी अगर क्लासिफिकेशन होता है तो उसके दो रीज़न होते हैं कि उसकी सिस्टमेटिक स्टडी हो जाए और ईजी टू स्टडी हो जाए। तो ये रीज़न थे क्लासिफिकेशन करने के। और पहले साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन के लिए आए थे वो थे ये, जिन्होंने तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी थी। एलिमेंट्स को क्लासिफाइड कैसे किया था, सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले सिमिलर एलिमेंट्स को एक ग्रुप में तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में कनेक्ट कर लिया था। तो इनका बेसिक क्राइटेरिया क्या था, यानी बेसिक्स क्या थे,
काम को करने के लिए, देखिए हर चीज़ को करने के लिए कोई ना कोई बेसिक क्राइटेरिया होता है, यानी कुछ माइंड में रखकर काम किया जाता है। तो इनका बेसिक क्राइटेरिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया इनका ये था। और सेकंड बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिक क्राइटेरिया रहा। सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास मीन्स उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट को 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग करी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। कैसे कि पहले कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, उसके बाद उससे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट और उसके बाद उससे ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये भी एक मेटल है, उसके साथ दूसरी भी एक मेटल है, तीसरी भी मेटल है, ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड बनाएगी, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड बनाएगी, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड ही बनाएगी। तो ये थी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और तीसरा बेसिक क्राइटेरिया था द मास of mid element, the mass of mid element is the average, the mass of mid element is the average mass, is the average mass of first and third element, average mass of first and third element means जो बीच वाले एलिमेंट का मास है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट का और लास्ट वाले एलिमेंट का, थर्ड वाले एलिमेंट का एवरेज होता है। 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आएगा 46/2 दैट इज़ 23। तो मास ऑफ मिड एलिमेंट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये बेसिक क्राइटेरिया था। ऐसा नहीं है कि केवल इन 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग करी थी, बहुत सारे 3 एलिमेंट्स की सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स की ग्रुपिंग उन्होंने करी थी। कुछ इस तरीके के ग्रुप्स बनाए थे और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी। मिड वाले का मास ऑलमोस्ट क्या था, एवरेज था फर्स्ट और थर्ड वाले का, और उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास थे, पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा। इस तरीके से उन्होंने ग्रुपिंग करी। लेकिन आगे चलकर जब ये और एलिमेंट्स इसमें ऐड करना चाहा इस ट्रायड में, तो वो और एलिमेंट ऐड करते ही इनका ये तीनों बेसिक कंसेप्ट डिस्टर्ब हो गए और डिस्टर्ब होने के बाद ये कंसेप्ट फेल हो गया। मींस इन्होंने फाइनलाइज क्या हुआ कि ये सारे एलिमेंट को फिक्स नहीं कर पाए, या हम कहें कि सारे एलिमेंट्स को प्लेस नहीं दे पाए। मींस हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इनके लिए कहें तो हम ये कह सकते हैं फेलियर, अगर मैं बात करूँ इसकी तो फेलियर इनका क्या था, इनका फेलियर था कि ऑल द नोन एलिमेंट्स could not be fixed in triad। ये सबसे बड़ा फेलियर था उनका। मींस जितने भी उस समय नोन एलिमेंट्स थे वो सबको ट्रायड में फिट नहीं कर पाए थे। कुछ तो हो गए थे लेकिन कुछ जैसे ही फिट करने लगे तो उनके ऊपर वाले कंसेप्ट भी फेल हो गया, यानी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मिसमैच होने लगी, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, फेल हो गए। तो ये था पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफिकेशन किया था। फिर इसके बाद दूसरे नए साइंटिस्ट आए जो कि जिनका नाम था न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने जो कंसेप्ट दिया था वो क्या दिया था, तो न्यूलैंड ने जो कंसेप्ट दिया था उनका कंसेप्ट था ऑक्टेव, और पूरा नाम बना न्यूलैंड ऑक्टेव्स। अब ये न्यूलैंड क्या थे, ये केमिकल मीन्स केमिस्ट्री में तो ये इनका इंटरेस्ट था ही, और ये प्रैक्टिकल या हम कहें रिसर्च इनकी चली रही थी केमिस्ट्री पर, लेकिन साथ साथ ये म्यूज़िक लवर भी थे। ये क्या थे, म्यूज़िक लवर थे। और इन्होंने ये जो अपना कंसेप्ट था ये केमिस्ट्री और म्यूज़िक दोनों को ऐड करके कुछ कंसेप्ट दिया। इन्होंने जो दिया वो दैट इज़ ऑक्टेव्स, यानी इन्होंने कंपैरिजन किया कि जिस तरीके से हम म्यूज़िक में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी सा, यानी 7 स्वर के बाद 8वां स्वर हर पहले स्वर को रिपीट करता है, उसी तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। और इन्होंने कहा कि मैं जो क्लासिफिकेशन करूंगा उसमें हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से सिमिलैरिटी शो करेगा, 7वें के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उससे सिमिलैरिटी शो करेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। यानी इनका बेसिक क्राइटेरिया क्या था तो वो भी हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा every eighth element is the repetition of the physical
एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मीन्स इन्होंने कहा कि हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी शो करता है। और दूसरा इनका बेसिक क्राइटेरिया क्या था, तो इनका भी बेसिक क्राइटेरिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ही था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस था। क्यों? क्योंकि उस समय एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुए थे, उस समय एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुए थे। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इस तरीके से एलिमेंट अरेंज किए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो नियॉन आता है, वो आज के टाइम में आता, ये नियॉन आर्गन क्या थे, नोबल गैसेस थे, उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हर पहला एलिमेंट, ये अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका 8th कौन सा बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8। तो हर फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, ये एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी हाईली रिएक्टिव है। इसी तरीके से अगर ये फर्स्ट माने तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th ये बनेगा, और ये भी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था, चाहे हम ऐसे देखें तो यहाँ भी मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, और ऐसे देखें तो भी मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था। दूसरा, हर पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से सिमिलैरिटी शो कर रहा था, सेम वैसे जैसे हर पहला स्वर अपने 8वें स्वर को रिपीट करता है, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद वापस कौन सा आया, सा, ठीक है। तो हर पहला अपने 8वें को फिर वही रिपीट होगा। तो ये कहा उन्होंने कि इसलिए इस कंसेप्ट को सारे गामा पा कंसेप्ट भी बोला गया, ठीक है। तो क्या था, हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से सिमिलैरिटी शो करता है। लेकिन ये लॉ, अब ये क्लासिफिकेशन कब तक आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो ये क्लासिफिकेशन इट वॉज, इसकी लिमिटेशंस क्या रही कि ये क्लासिफिकेशन आगे नहीं बढ़ा। तो अब बारी आती है इसकी लिमिटेशंस की। तो इस क्लासिफिकेशन की जो लिमिटेशंस थी स्टूडेंट, वो थी, पहली लिमिटेशन ये थी कि उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, ये क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि हर पहला एलिमेंट, लिथियम का 8th कौन सा बन रहा था, नियॉन, और लिथियम का 8th नियॉन, तो डिसिमिलैरिटी है। लिथियम एक मेटल है, नियॉन एक नॉन मेटल है, लिथियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, नियॉन एक लेस रिएक्टिव मेटल है, और यही हुआ, ठीक है। तो नोबल गैसेस सबसे बड़ी लिमिटेशंस बनी। लोअर गैसेस के बाद दूसरा लिमिटेशन बना एलिमेंट्स, दूसरा लिमिटेशन बना एलिमेंट्स ऑफ हैवियर एटॉमिक मासेस, यानी हैवियर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स भी क्या बने, इसकी लिमिटेशंस बने। मींस दिस वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइट एलिमेंट, अप टू लाइट एलिमेंट। और लाइट एलिमेंट कौन से होते हैं स्टूडेंट, तो लाइट एलिमेंट होते हैं हमारे पास अप टू 20, यानी ये वाला जो लॉ था, ये अप टू 20, जिसका एटॉमिक नंबर 20 या हम कहें मास 40 था, वहाँ तक तो एप्लीकेबल था बहुत इजीली। जैसे हैवी एटॉमिक मास वाले एलिमेंट आए, डिस्कवर हुए और उनको अरेंज करा, तो यहाँ पर इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिसमैच होने लगी। हर फर्स्ट एलिमेंट 8वें एलिमेंट से डिसिमिलैरिटी शो करने लगा, जिसकी वजह से ये लॉ भी फेल हो गया। लेकिन इस लॉ की एक स्पेशलिटी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस लॉ ने एक कंडीशंस प्रोवाइड कराई, एक कंडीशन दी, दैट इज़ पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी के हम कह सकते हैं कि इस लॉ के थ्रू हमें एक नया वर्ड मिला और नई कंडीशन मिली, जिसको बोला गया पेरियोडिसिटी। अब ये पेरियोडिसिटी क्या होती है, तो इसकी भी डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल properties after fixed interval। इन्होंने कहा कि पेरियोडिसिटी का मतलब होता है कि इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। हर फिक्स्ड इंटरवल में, जैसे इन्होंने कहा था लिथियम
लियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आफ्टर क्या था, फिक्स्ड इंटरवल, प्रॉपर गैप, आफ्टर एक प्रॉपर गैप के बाद उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। मींस या तो ऑलमोस्ट सेम होती हैं या फिर हल्का हल्का सा उनमें ग्रेजुअली चेंज आता है ड्यू टू उनके एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का बढ़ने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हल्का हल्का सा चेंज आता है, एक प्रॉपर इंटरवल के बाद, एक प्रॉपर गैप के बाद, जिसको बोला जाता है पेरियोडिसिटी। तो यहाँ से न्यूलैंड ऑक्टेव ने एक नया कंसेप्ट दे दिया था, पेरियोडिसिटी। और पेरियोडिसिटी का यूज़ करते हुए जब न्यूलैंड फेल हो गए तो इनके बाद एक नए साइंटिस्ट आए और उनका नाम था लॉदर मेयर। लॉदर मेयर, अभी जो लॉदर मेयर थे इनको ज़्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं लाया गया, क्यों? क्योंकि इनका जो कंसेप्ट था, इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक वॉल्यूम, एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मासेस के बीच कंपेयर करके अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा सूटेबल नहीं हो पाया। हल्का सा इसमें बता देते हैं कि इन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया था, जहाँ पर इन्होंने एक्स एक्सिस पर एटॉमिक मासेस को रिप्रेजेंट करा था, वहीं पर वाई एक्सिस पर इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को एक्सप्लेन करा था, और इनका जो ग्राफिकल, हालांकि मैं ग्राफ कहीं साइड में दिखा दूंगा, लेकिन इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो लगभग कुछ इस तरीके का आ रहा था। मींस कहीं पर कोई किसी एलिमेंट का वॉल्यूम यहाँ मिला तो उसका क्या था, एटॉमिक मास यहाँ मिला, फिर एक एटॉमिक का वॉल्यूम यहाँ मिला तो एटॉमिक मास यहाँ मिला, फिर एटम यहाँ मिला तो एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ था, मास यहाँ था। इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जो कि ज़्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं आया। और इन्हीं के कुछ बेसिक क्राइटेरिया का यूज़ करते हुए एक नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन दिया, और उनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। अब ये दिमित्री मेंडलीव अपने आप में बहुत ही हम कहें तो क्या थे, ये बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। क्यों ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे? क्योंकि ये एकमात्र पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यू एलिमेंट जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी प्रेडिक्शन कर दिया था भविष्य के लिए, कि वो ऐसे भविष्य में डिस्कवर होंगे, उनका एटॉमिक मास इतना होगा, उनकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। दूसरा, ये पहले साइंटिस्ट और ये पहला क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का जिसके अंदर इन्होंने एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में क्लासिफाइड किया था, यानी टेबल की फॉर्म में ये पहला साइंटिस्ट, यानी ये पहले साइंटिस्ट थे जब टेबल की फॉर्म में ये एक्सप्लेन कर रहे थे। और इस समय ऑलमोस्ट 65 एलिमेंट्स को, नियर अबाउट 65 एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया था, रीअरेंज किया था एक टेबल की फॉर्म में। अब वो टेबल भी मैं आपको यहाँ साइड में दिखा दूंगा, ठीक है, आप देखते रहिए। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इस टेबल में जो ऐसे इन्होंने अपनी टेबल में ऐसे 8 ग्रुप्स में टेबल बांटी थी। 8 ग्रुप्स में इनको क्या बोला गया था, ग्रुप्स बोला गया था। इनको क्या बोला गया था, ग्रुप्स। और ये कितने थे, 8 ग्रुप्स थे। और हर ग्रुप सब ग्रुप में बांटा था, ए बी सब ग्रुप में इन्होंने हर ग्रुप को बांटा था। कहाँ तक, तो 1 से लेके 7 तक, 1 से 7 तक ग्रुप को सब ग्रुप में बांटा गया। और क्या थे वो सब ग्रुप, ए बी में बांटा गया। और 8th ग्रुप को ए बी में नहीं बांटा था, सब ग्रुप में नहीं बांटा था। इसी तरीके से इन्होंने टेबल को ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज़ में बांटा, और ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज़ जो बनाए इन्होंने, नियर अबाउट हॉरिजॉन्टल रोज़ बनाए और उनको नाम दिया पीरियड्स। क्या नाम दिया, पीरियड्स। और कितने पीरियड्स में बांटा, तो 7 पीरियड्स में इन्होंने अपनी पूरी पीरियडिक टेबल को बांटा। अब जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक्चुअल में एडवांस्ड और मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल है, किसकी, मेंडलीव की। मींस उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। जब मेंडलीव ने टेबल बनाई तो नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही बाद में नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो मेंडलीव की टेबल में नोबल गैसेस को भी जगह दी गई। और नोबल गैसेस को जगह देने के बाद उस ग्रुप को क्या बोला गया, ज़ीरो ग्रुप। तो 0 ग्रुप को ऐड करने पर तो ग्रुप बन गए 1 to 8, तो 8 ग्रुप थे ही, और 0 ग्रुप और ऐड हो गया, वो हो गए 9। लेकिन 9 क्या थे, पहले उन्होंने ये 7 का कंसेप्ट, 8 ग्रुप का ही कंसेप्ट दिया था, 1 to 8 का। लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गए तो उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया, और मॉडिफाइड करके 0 ग्रुप भी दे दिया गया, लेकिन वो बात का काम था, ठीक है। तो वो NCERT में जो है वो 0 ग्रुप को ऐड करके दिखाया गया है, या मैं यहाँ आपको 0 ग्रुप वाली दिखा रहा हूँ। तो उसका रीज़न है कि ये 0 ग्रुप बाद में मॉडिफाइड, मतलब जब सारे एलिमेंट रख दिए फिर दोबारा उनको रीअरेंज करा और फिर 0 ग्रुप को भी रीअरेंज करा, तब जाके वो 0 ग्रुप भी मेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडलीव की पीरियडिक टेबल
बनी थी। अब इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बात आती है कि इनका बेसिक क्राइटेरिया क्या था। बेसिक क्राइटेरिया मीन्स वे ऑफ वर्किंग इनका क्या था। तो उस समय मैंने कहा एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इन का भी बेसिक क्राइटेरिया था इंक्रीजिंग तो इनका भी बेसिक क्राइटेरिया क्या था, इनका भी बेसिक क्राइटेरिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। यानी ये इन्होंने भी एलिमेंट्स को अपनी टेबल में कैसे अरेंज किया था, मास के बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि एटॉमिक नंबर उस समय डिस्कवर नहीं थे या उनका कोई जिक्र नहीं था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और दूसरा क्या था, तो दूसरा वही था फिजिकल सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उसके बाद बारी आती है कि जब इन्होंने अरेंज किया तो एक टेबल फॉर्म बन के आई और बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, तो इनकी कुछ मेरिट्स भी रही। और इसकी यानी पूछा जाता है आपसे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स की बात करते हैं तो मेरिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, गुण। ठीक है, हम कहें गुण, विशेषताएं। तो मेरिट्स क्या थी वो देख लेते हैं। ये बेसिक क्राइटेरिया था और मेरिट क्या था वो भी हम आपको बता देते हैं कि मेरिट क्या था। तो मेरिट क्या था, या मेरिट से भी पहले एक्चुअल में इन्होंने इनकी मेरिट्स के बेस पर इन्होंने एक और कंडीशन दी थी जिसको बोला जाता है मेंडलीव लॉ, या हम कहें मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। यानी इन्होंने पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि पेरियोडिसिटी का यूज़ हो चुका था, तो पीरियोडिक लॉ दिया, इन्होंने एक लॉ दिया। और ये लॉ कहता है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, the physical and chemical properties of the element, chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses, are the periodic function of their atomic masses, इन्होंने एक लॉ दिया। इन्होंने कहा कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में हर एक पेरियोडिक फंक्शन में, यानी हर एक पीरियड में या एक टाइम इंटरवल में या एक इंटरवल के बाद वो थोड़ी सी या तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है या फिर थोड़ी सी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की ओर जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि और किस बेस पर जाती हैं कि जैसे जैसे एटम का मास बढ़ता है वैसे वैसे पेरियोडिसिटी में चेंज आता है। यानी हम कहें कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्लाइटली चेंज आता है, स्लाइटली इंक्रीमेंट या स्लाइटली डिक्रीमेंट होता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। कब? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये था पेरियोडिक लॉ। जब ये पेरियोडिक लॉ आ गया तो इसके बाद बारी आती है हमारे पास मेरिट्स की, कि मेरिट्स में क्या क्या थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी इसकी। तो पहली कंडीशन थी कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी इससे ये पहले टेबुलर फॉर्म में थी जिससे हमने क्या किया, एलिमेंट्स की बहुत ही सिस्टम से स्टडी हो गई थी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। दूसरा इसकी जो मेरिट थी वो थी डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये क्या था ये सबको अभी हम डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। थर्ड थी करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, और फोर्थ थी प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो ये इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की विशेषताएं थी। क्या कि ये पहली टेबल ऐसी थी जिसमें हमने क्या किया, टेबल की फॉर्म में, यानी पीरियड्स और ग्रुप्स के फॉर्म में, ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में एलिमेंट्स को स्टडी किया। दूसरा, एलिमेंट्स को स्टडी कैसे किया, तो उन्होंने कैसे रखा कि उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में लिथियम रखा, सोडियम रखा, पोटेशियम रखा, मीन्स सेम मेटल रखी। तो क्या था, सिस्टमेटिक स्टडी बहुत आसानी से हो गई। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, कुछ उन्होंने जब वो एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज कर रहे थे और कुछ एलिमेंट का जब उन्होंने मास नहीं मिला, यानी गैप आ रहा था, भाई एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जिसका मास 12 है और दूसरा फिर हमारे पास सीधा 14
या हम कहें कि सीधा 30 मास वाला है, तो बीच में भी तो कोई होगा जो उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। तो जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए भी प्रेडिक्शन कर दिया था, उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए प्रेडिक्शन कर दिया था। और जिन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने प्रेडिक्शन किया था उन एलिमेंट्स के लिए एक प्रॉपर यानी प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए प्रेडिक्शन कर दिया था कि बता दिया था कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी और उनको कहाँ पर रखना है ये भी बता दिया था ताकि उनका अरेंजमेंट डिस्टर्ब ना हो फ्यूचर में। तो उन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट के बारे में भी बता दिया था और उनको उन्होंने नाम दिया था ईका एल्यूमिनियम, और दूसरे को नाम दिया था, दूसरे एक और एलिमेंट को नाम दिया था ईका सिलिकॉन, ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन। बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए और वो अरेंज किए गए तो उन्हीं को नाम मिला गैलियम। वो एलिमेंट कौन सा था? गैलियम। वो मेटल कौन सी मिली? गैलियम, जिसको ईका एल्यूमिनियम बोला था, मीन्स एल्यूमिनियम वाली सीरीज में जो खाली जगह छोड़ी थी, और ईका सिलिकॉन वाली जगह जो खाली छोड़ी थी वो था जर्मेनियम। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट हुआ और प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स हुआ। वहीं थर्ड की बात करें तो करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। बहुत सारे एलिमेंट के मास में डाउट था, करेक्शन किया और उसके मास में करेक्शन भी किया गया। तो फिर थर्ड जो प्रॉपर्टी आई वो थी करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस, यानी बहुत सारे एलिमेंट का जो मास था उस समय जो मास था, या मेंडलीव को पीछे से मिला का मतलब जो दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करा, उनमें उनके मास पर जब उन्होंने फर्दर स्टडी करी तो देखा कि उनका मास भी गलत है। जैसे उन्होंने किसके मास में करेक्शन किया था? बेरिलियम का उस समय जो मास मेज़र किया गया था वो 14.8 मेज़र किया गया था। लेकिन जब इन्होंने फर्दर इस पर स्टडी करी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से स्टडी करी, तो इनके हिसाब से इसका मास 14.8 नहीं आ रहा था। इन्होंने इस पर स्टडी करना स्टार्ट किया और स्टडी करने के बाद इन्होंने देखा कि बेरिलियम का एक्चुअल मास कितना था? 9। तो इन्होंने जिनके मास में डाउट था, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे जिनके मास में डाउट था, उनको क्या किया? उनके मास को करेक्ट भी किया था। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी? मेरिट्स थी। ये सारी क्या थी? मेरिट्स थी कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट भी डिस्कवर हुए उस समय, जैसे गैलियम और जर्मेनियम, और उनके लिए प्रेडिक्शन कर दिया था, प्रॉपर प्लेस छोड़ दिया था, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट और करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। ये इस पेरियोडिक टेबल की क्या थी? स्पेशलिटी थी। जब इसकी स्पेशलिटी हमें पता लगी तो उसके बाद बारी आती है डिमेरिट्स, मीन्स फेलर। ये मेरिट, ये जो टेबल था ये फेल क्यों हुआ? तो इसके फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। फेलर ऑफ, यानी कि जब इनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो बहुत सारी इनके फेलर बने। अब फेलर क्या क्या थे, यानी कमियां क्या क्या थी? तो कमियां थी, पहला कमी थी डिससिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप। डिससिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप, पहली कमी इनकी ये बनी। अभी सबको एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंड इनकी जो कमी बनी वो था सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। प्लेटिनम और गोल्ड की बात करी गई थी, सिल्वर की बात की गई थी। थर्ड जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो इनकी कमी बनी, दैट इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। और फोर्थ जो इनकी लिमिटेशन थी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। और लास्ट वन जो इनकी लिमिटेशन बनी वो था एनामिलस बिहेवियर, एनामिलस प्लेस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एनामिलस प्लेस ऑफ द एलिमेंट, या प्लेस कह लें या पेयर कह लें। पेयर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एनामिलस पेयर ऑफ द एलिमेंट। तो ये सारी क्या थी? ये सारी की सारी बनी उसकी लिमिटेशन। ये सारी थी इनकी लिमिटेशन। अब वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला था डिससिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप में डिससिमिलैरिटी शो करने वाले बहुत सारे एलिमेंट को इन्होंने प्लेस कर दिया था। फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रखा था, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, इन्होंने रखा। लेकिन इसी ग्रुप में इन्होंने सब ग्रुप में इसमें कॉपर और सिल्वर और गोल्ड जैसी
हैवी मेटल्स रख दी थी, कॉपर सिल्वर गोल्ड जैसी हैवी और लेस रिएक्टिव मेटल्स को यहीं पर प्लेस कर दिया था, जो कि गलत हुआ। जो कि आगे चलकर जब ये पूछा गया कि आप हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ लेस रिएक्टिव मेटल को क्यों प्लेस करा, तो इनके पास कोई रीज़न नहीं था, ये क्राइटेरिया गलत हो रहा था। तो पहला था डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप, उन्होंने डिसिमिलरिटी वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया था, तो ये कमी बनी। उसके बाद दूसरी बारी आई सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, तो उनको सेम ग्रुप में रखने की जगह उन्होंने अलग अलग ग्रुप में सेपरेशन दे दिया। मींस जैसे कि प्लेटिनम और गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर को तो यहाँ रख दिया और प्लेटिनम को बहुत दूर कहीं दूर रख दिया। तो जबकि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं और सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को इन्होंने अलग अलग प्लेस दे दिया था, तो ये इनकी लिमिटेशंस बनी। तीसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो आप पढ़ के आए हो कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है उनको क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स बोला जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और थर्ड होता है 1H3। ये जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो क्योंकि अभी इनका बेसिक क्राइटेरिया क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो इनसे कहा गया कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास आपका बेसिक क्राइटेरिया है, मींस आप एलिमेंट को मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हो, तो आपको हाइड्रोजन को कितनी जगह देनी चाहिए थी, 3। पहले इस वाले हाइड्रोजन को देनी चाहिए थी जिसका मास 1 है, उसके बाद उसके बराबर में दूसरा हाइड्रोजन को देनी चाहिए थी जिसका मास 2 है, और उसके बाद तीसरे हाइड्रोजन को देनी थी जिसका मास 3 है। प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, तो इनको 3 जगह मिलनी चाहिए थी। इसी तरीके से कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। और ये जो ये होता है, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, ये रेडियो एक्टिव नेचर में होता है, तो कार्बन को भी 3 प्लेस मिलने चाहिए थे। मीन्स जिन जिन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं उनको एक प्लेस नहीं, उनको बहुत सारे, 2 आइसोटॉप हैं तो 2 प्लेसेस मिलने चाहिए, 3 आइसोटॉप्स हैं तो 3 प्लेसेस मिलने चाहिए। लेकिन आपने तो जो आइसोटॉप्स टॉपिक फॉर्म में रहते हैं उनको भी एक ही प्लेस दिया है, क्यों? लेकिन आपका बेसिक क्राइटेरिया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास है और मास तो इनका बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है तो इनको 3 प्लेस मिलने चाहिए, तो वो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो कि इसकी तीसरी लिमिटेशंस बनी। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पे तो आज भी विवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के केस में पहले तो ये माना गया कि कई प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये माना जाता है कि हाइड्रोजन जो है एक मेटल है, हाइड्रोजन एक मेटल है, मतलब मेटेलिक नेचर दिखाता है। कैसे? तो हाइड्रोजन एक मेटेलिक नेचर इसलिए दिखाता है क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। जब इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Li+, Na+ और K+ बनाते हैं, इसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H+ बनाता है। तो जब ये इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, तो इस बेस पर तो हाइड्रोजन को कहाँ रख दिया था, इनके साथ। लेकिन जब देखा गया कि ये जब इनसे ये पूछा गया कि भाई हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है और ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तो मेटल है, आप नॉन मेटल को मेटल के साथ क्यों रख रहे हो? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H- भी बन सकता है, और अगर ये H- बनता है और ये नॉन मेटल है, तो ये कहाँ रखा जाना चाहिए? ये 17th ग्रुप में रखा जाना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, क्योंकि ये सब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और सब एक नेगेटिव वाला आयन बनाते हैं। तो इनको हाइड्रोजन को यहाँ रखना चाहिए, आपने हाइड्रोजन को यहाँ की जगह यहाँ रख दिया, तो क्यों? तो ये लॉजिक का भी आंसर नहीं दे पाते। हालांकि आज भी इस पर विवाद है कि इसको यहाँ क्यों रखा गया है, जबकि ये नॉन मेटल है, मेटल्स के साथ क्यों रखा गया है, इसको 17 ग्रुप के साथ क्यों नहीं रखा गया है? ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आज भी यहीं पर रखा हुआ है। उसके बाद आता है एनामलस पेयर ऑफ द एलिमेंट। एनामलस पेयर ऑफ द एलिमेंट का मतलब है कि बहुत सारी जगह इन्होंने गलत पेयरिंग कर दी थी। जैसे बात करें निकिल की, ठीक है, कोबाल्ट और निकिल की, तो कोबाल्ट और निकिल के केस में जब हम बात करते हैं तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 39.9, ठीक है, और निकिल का एटॉमिक मास होता है 39.1। इन्होंने क्या किया, जब एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे तो इन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकिल को बाद में रख दिया। जब इनसे पूछा गया कि आपका बेसिक क्राइटेरिया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है और
मास के हिसाब से तो कोबाल्ट का मास ज़्यादा है और निकिल का मास कम है, तो निकिल पहले कोबाल्ट की जगह रखा जाना चाहिए और कोबाल्ट निकिल की जगह रखा जाना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा ट्राई भी किया कि कोबाल्ट को निकिल की जगह और निकिल को कोबाल्ट की जगह रखा। तो जैसे ही इन्होंने कोबाल्ट को निकिल की जगह और निकिल को कोबाल्ट की जगह रखा, जो इनसे नीचे वाले एलिमेंट थे, कोबाल्ट से नीचे जो एलिमेंट थे, जब निकिल यहाँ आ गया तो वो किसके साथ, निकिल के साथ सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे थे। और जब कोबाल्ट को यहाँ रखा तो जो निकिल से नीचे एलिमेंट थे वो कोबाल्ट के साथ डिसिमिलरिटी शो करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं कोबाल्ट को यहाँ रख देता हूँ, ज़्यादा मास वाले को पहले रख देता हूँ और कम मास वाले को यहाँ रख देता हूँ। तो उनसे कहा ऐसा क्यों, आपका क्राइटेरिया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, तो आप कोबाल्ट यहाँ आना चाहिए ना कि यहाँ। तो उनसे ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया और ये भी इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन बनी। तो इस तरीके से ये फेल हो गया मॉडल। और इस मॉडल के बाद बारी आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पढ़ने से पहले हुआ क्या कि इनके बाद जब इनका आया तो एक साइंटिस्ट हुए स्कॉट साइंटिस्ट ने क्या किया, स्कॉट साइंटिस्ट ने नोबल गैसेस की डिस्कवरी करी। स्कॉट साइंटिस्ट ने क्या किया, नोबल गैसेस की डिस्कवरी करी, नोबल गैसेस की डिस्कवरी करी। डिस्कवरर ऑफ नोबल गैसेस कौन थे, डिस्कवरर ऑफ नोबल गैसेस स्कॉट थे। और नोबल गैसेस की डिस्कवरी के लिए इनको नोबल प्राइज़ भी मिला, नोबल प्राइज़ भी मिला, नोबल प्राइज़ भी मिला। अब नोबल प्राइज़ जब मिला तो इनके बाद मेंडलीव में वापस नोबल गैसेस को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वापस आए और इन नोबल गैसेस को भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया गया। इनको तो नोबल प्राइज़ मिला, लेकिन मेंडलीव को क्या मिला, मेंडलीव को भले ही प्राइज़ नहीं मिला लेकिन उनको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। क्या कि मेंडलीव के नाम पर, क्योंकि मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे, तो रशिया में उनके नाम पर एक कॉलेज बनाया गया, बहुत जगह जगह उनके नाम पर कॉलेजेस बनाए गए और वहाँ पर आज भी एटॉमिक क्या होता है, वहाँ आज भी स्टूडेंट्स जो हैं एटॉमिक डिस्कवरी पर काम करते हैं, एटॉमिक रिसर्च पर काम करते हैं। तो एटॉमिक रिसर्च वाले कॉलेजेस बनाए गए और किसके नाम पर बनाए गए, मेंडलीव के नाम पर। ठीक है, कहाँ पर, रशिया में। उसके साथ साथ और क्या हुआ, उसके साथ साथ एक एलिमेंट होता है जिसको एटॉमिक नंबर 101 था, 101, एटॉमिक नंबर 101 को मेंडलीव के नाम पर दिया गया और वो क्या था, मेंडलीवियन। आप देख लेते पीरियोडिक टेबल में, सॉरी, मेंडलीवियन। ठीक है, तो मेंडलीवियन ये एक एटॉमिक, जिसका एटॉमिक नंबर 101 था, मेंडलीव के नाम पर भी मिला। तो मेंडलीव की भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उनको एटॉमिक, आज भी हम उस 101 वाले एलिमेंट को मेंडलीव के नाम से पढ़ते हैं। और रशिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जो रिसर्च कॉलेजेस हैं, जो मेंडलीव के नाम पर चल रहे हैं। भले ही नोबल प्राइज़ नहीं मिला लेकिन मेंडलीव बहुत एडवांस थे। मेंडलीव के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि उस समय एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट नहीं आया था, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट नहीं आया था। अगर एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आ जाता तो और वो एटॉमिक नंबर का यूज़ कर लेते तो आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं शायद हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे होते। तो होप आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।